नमस्कार दोस्तों। हम लोग रूस की क्रांति को पढ़ रहे थे और पहले वाले पार्ट में हम लोग रूस की क्रांति के कारणों को देखे थे। दोस्तों हम लोग सेकंड वीडियो में रूस की क्रांति में क्या क्या प्रभाव देखने को मिला इसको देखेंगे। तो जिन दोस्तों ने रूस की क्रांति का कारण नहीं देखा है पहले वो देख लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं रूसी क्रांति के प्रभाव। तो दोस्तों जो पहला प्रभाव था वो शासन पर सर्वहारा वर्ग का अधिकार। दोस्तों जब रूस का क्रांति हुआ था तो उससे पहले समाज में जो कुलीन वर्ग और पूंजीवादी वर्ग थे और जमींदारी वर्ग थे वो लोग का ही शासन पर ज़्यादा हक था। और जो जो छोटे श्रमिक व किसान वर्ग थे उनका समाज में कोई अधिकार नहीं था, उनके ऊपर बहुत सारा शोषण होता था। तो ये जब क्रांति हो गया उसके पश्चात क्या हुआ, रूस में जो वर्तमान में जितने भी वर्ग था उनका जो अधिकार था वो सबका समान हुआ। ठीक है, तो वही है। तो आपको लिखना कैसा है, इस क्रांति के पश्चात सामाजिक आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों साथ में कुलीनों पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत हुआ और श्रमिक तथा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई। ठीक है, तो ये है आपका पहला पॉइंट। दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है, अब एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुई। दोस्तों क्या है मैं आपको समझा देता हूँ पहले। दोस्तों जब रूस में क्रांति नहीं हुई थी यानी 1917 से पहले वहाँ का जो शासन व्यवस्था था वो पूंजीपतियों का द्वारा संचालित होता था। यानी जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है वो शासन में हस्तक्षेप कर सकता है और अपने मनमर्जी से छोटे जो वर्ग होते हैं किसान वर्ग व श्रमिक वर्ग उसके ऊपर शोषण करते थे। लेकिन 1917 में जब क्रांति हुआ उसके बाद यहाँ पर साम्यवादी शासन व्यवस्था लागू हुआ और साम्यवादी शासन व्यवस्था से जितने भी पूंजीपति थे उनको ऊपर लगाम लगाया गया। ठीक है, अब पूंजीपति वहाँ पर हेड नहीं होते थे, वो किसी भी प्रकार का शासन में हस्तक्षेप नहीं करते थे और पूरा का पूरा जो पावर थे वो सरकार के अंदर था। ठीक है, तो यही है साम्यवादी। ठीक है, तो ये जो 1917 में जो क्रांति हुआ था ये इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव था। तो यहाँ पर आप लोग जैसा लिखा हुआ है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों आपका जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, जो 1917 का जो क्रांति हुआ उसके बाद लगभग सारे संसार, ठीक है, दो गुटों में बट गया था। पहला गुट था साम्यवादियों का और दूसरा गुट था पूंजीवादियों का। दोस्तों ये साम्यवादी क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो और एक बार फिर बता देता हूँ एकदम साधारण भाषा में। साम्यवादियों का मतलब होता है गरीबों का सरकार और पूंजीवादी विश्व का मतलब होता है पूंजीपतियों का सरकार। पूंजीवादी देश में होता है क्या, जितने भी ज़्यादातर रईस लोग होते हैं वो सरकार में हस्तक्षेप करते हैं और उनके हिसाब से ही देश चलते हैं। और साम्यवादी जस्ट उसका उल्टा होता है। तो ये भी जो क्रांति हुआ था उसके पश्चात देखने को मिला। और क्या हुआ, जो यूरोप के भी जो देश थे वो भी दो भागों में विभाजित हो गए। पहले को पूर्वी यूरोप और दूसरे को पश्चिमी यूरोप कहने लगे। ठीक है, तो चलते हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो उसका नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है शीत युद्ध का शुरुआत। दोस्तों ये जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, आप लोग ये टर्म देखे होंगे शीत युद्ध। शीत युद्ध कोई लड़ाई नहीं है। शीत युद्ध आप कह सकते हैं कि तूतू मैमे वाला लड़ाई है। अमेरिका रूस के ऊपर कुछ भी कमेंट कर देता है, रूस भी अमेरिका के ऊपर कमेंट कर देता है, यानी ये अखबार वाला लड़ाई है। ठीक है, विचारधाराओं का लड़ाई है, तो इसको कहते हैं शीत युद्ध। तो देखते हैं इसको आप लिखेंगे कैसे। शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व और साम्यवादी विश्व के बीच शीत युद्ध का शुरुआत हुआ। तो ये जो शीत युद्ध का शुरुआत है ये स्टार्ट एक्चुअली मान सकते हैं कि ये 1917 में हुआ था, लेकिन पूरी जो इसका फैलाव था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। ठीक है, जो अगले 4 दशकों तक चली। पूंजीपतियों का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और साम्यवादियों का सोवियत संघ यानी रूस कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है, नवीन आर्थिक व्यवस्था का उदय। लेनिन के नवीन आर्थिक नीति को पूंजीवादी देश ने भी परिवर्तित रूप में अपनाया। दोस्तों क्या हुआ, 1917 में जब
क्रांति हुआ था, तो क्रांति के बाद मजदूरों का सरकार बना और उस मजदूरों का सरकार का जो हेड थे वो लेनिन थे। ठीक है, तो लेनिन ने सबसे पहले क्या किया, ये जो नवीन आर्थिक नीति को लाया और आर्थिक नीति के हिसाब से बहुत सारे काम किए। और अगर आपने ये जो नवीन आर्थिक नीति व्यवस्था क्या है और वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। ये आपके एग्जाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ये बहुत थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, जिसको आसान से मैं आपको समझाऊंगा नहीं अब उसके लिए आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो नवीन आर्थिक नीति का उदय भी 1917 के क्रांति के पश्चात हुआ था। ठीक है, इस प्रकार स्वयं पूंजीवाद के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया, तो ये भी एक बड़ा प्रभाव देखने को मिला। दोस्तों नेक्स्ट और एक है उपनिवेशिक स्वतंत्रता का बढ़ाव। इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशीयवाद से मुक्त को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका देशों में होने वाली राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। दोस्तों ये जो उपनिवेशिक जो स्वतंत्रता था उसको भी बढ़ावा मिला। जो रूस थे, ये जो अमेरिका जो ये करते थे, दूसरे देश में जो एकाधिकार स्टार्ट किए थे, ये रूस के मतलब इंटरफेयर करने के बाद ये भी बहुत घटा और उपनिवेशिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। दोस्तों ये इसी के साथ दोस्तों हम लोग का जो रूस के क्रांति वाला पार्ट है उसका हैप्पी एंडिंग होता है। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको और ये टॉपिक आपको समझ में आया है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बहुत सारे वीडियो अपलोड किया गया है, उस वीडियो को एक बार थोड़ा ज़रूर शेयर कीजिएगा और आपको जरूर ही बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।